में छापा पड़ा है कि हमको आनंद संघर्ष से कोई मतलब नहीं, हम कहीं इनके जेनोलॉजिकल टेबल में नहीं आते और हमने इनका कभी मदद नहीं किया और भविष्य में कभी मदद नहीं करेंगे। खा जाए कसम, मैं चैलेंज फेंक रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से कि जो लोग क्राइम में इन्वॉल्व हैं, उन पर केस हुआ है, हत्या का केस हुआ है, फिरौती का केस हुआ है, और वो प्रशांत किशोर के पार्टी में होगा जो भला नहीं कर सका स्वास्थ्य का, अपने परिवार के बाहर जो नहीं देख पाता है, वो समाज और राष्ट्र का क्या भला करेगा। फेलियर विधायक के रूप में मैं आनंद शंकर को मानता हूँ। राजनीति में आना चाहते हैं, कोई बालू बेच के आना चाहता है, कोई टेम्पू बेच के आना चाहता है, एक कार्यक्रम का जिसने संयोजन नहीं किया वो भी विधायकी का सपना देख रहा है। अरे भाई, जाके पैर ना फटे बवाई, देखा जाने पीर पर आई। कहते हैं कि लेवी वसूलना, एक संगठन बना के पूरा सांगठनिक रूप से क्राइम करना, पूरा गैंग बना के क्राइम करना, वो बिहार में खत्म। अगर किसी ने किया, उसी दूसरे दिन आदरणीय सम्राट चौधरी जी ने कहा कि जिन लोगों ने गोली चलाई है, पुलिस उनके सीने में गोली मारेगी। और जो एक आदमी ने हिम्मत किया हथियार उठाने का, आपको मालूम है कि उसका इनकाउंटर किया गया। वो लोग लाठी और भैंस लेकर सड़क पर उतरे और अधिकारी वहां इंतजार करते रह गए कि ज्ञापन लेके 2 4 5 लोग आएंगे। राहुल गांधी जहाज पकड़कर दिल्ली गए और एक जो नेता थे यहाँ के राजकुमार, वो अपने घर गए। जी नमस्कार, मेरा नाम है राज पाठक और आप देख रहे हैं बुलेट न्यूज टीवी। देखिए, आज जो हम चर्चा करने वाले हैं, बिहार विधानसभा का चुनाव इसी साल है, उस पर तो चर्चा करेंगे, लेकिन जिस तरीके से लगातार राजनीतिक परिदृश्य चेंज हो रहा है और बयानबाजी का जो दौर है वो शुरू हो गया है, ऐसे में कई सवाल उठकर सामने आ रहे थे। सरकार के प्रतिनिधियों से सवाल था और सवाल का जवाब देने के लिए हमारे साथ आज जो है वो भाजपा के फायर ब्रांड नेता कहिए, औरंगाबाद के भावी विधानसभा प्रत्याशी अनिल सिंह जी हमारे साथ में है। स्वागत है आपका। सवाल यह होगा, इस वक्त वोट वेरिफिकेशन को लेकर के बवाल छिड़ा हुआ है। आरोप लग रहा है महागठबंधन की ओर से आपकी सरकार पर कि अभी क्यों करवा रहे हैं, बहुत लोगों को आप वोट से वंचित कर दीजिएगा, उनका अधिकार छीनने की कोशिश है, क्या कहेंगे? देखिए, महागठबंधन के जो लोग हैं, उसका जो किंगपिन पार्टी है, जो मूल पार्टी है, वो बिहार की दृष्टि से देखेंगे तो राष्ट्रीय जनता दल है। राष्ट्रीय जनता दल के बारे में आम लोगों की धारणा यह है कि दिन में तथाकथित समाजवादी, यद्यपि वो परिवारवादी है, शाम को नमाजवादी और रात्रि को माओवादी, इसलिए उनको हर एक चीज में ही खोट दिखाई पड़ती है। जाकी रही भावना जैसी, हरी मुरत्तिन ने देखी तैसी। तो ये उनका जो आरोप है वो बिल्कुल निराधार है। संविधान लेकर घूमते हैं और संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान करना नहीं जानते। चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है और उसके वोटर लिस्ट में कौन रहेगा, संविधान के अनुसार उसको पता है। 18 साल के ऊपर के लोग रहेंगे, भारत के नागरिक रहेंगे, और बाकी लोग कौन से उसके वोटर लिस्ट में आ गए और कौन से उसके वोटर लिस्ट से बाहर जाने चाहिए, इसका पूरा सर्वेक्षण करने का अधिकार चुनाव आयोग को है और ये संवैधानिक अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को कहा है, सेक्शन 223 और 224 इसका हवाला दिया है। तो ये पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट, तो खैर राजद वालों को इन सब चीजों से मतलब नहीं है। अभी देखा कि आप लोगों ने किस प्रकार से वो लोग लाठी और भैंस लेकर सड़क पर उतरे और अधिकारी वहां इंतजार करते रह गए कि ज्ञापन लेके 2 4 5 लोग आएंगे। राहुल गांधी जहाज पकड़कर दिल्ली गए और एक जो नेता थे यहाँ के राजकुमार, वो अपने घर गए। अधिकारी इंतजार ही करते रह गए। आप पत्रकार हैं, आपने उस ज्ञापन को देखा क्या? लेकिन जब इसमें ये बात सामने आ रही है कि चुनाव आयोग को क्या जल्दबाजी थी, चुनाव के बाद करा लेती है चीज, 2024 में क्यों नहीं कराई गई, सरकार के मंशा पर सवाल उठा रहे हैं ना। नहीं, सरकार का काम ही नहीं है ये, तो पूरी तरह से चुनाव आयोग का काम है। इसी चुनाव आयोग का सर्टिफिकेट पर तेजस्वी यादव विधायक है, इसी चुनाव आयोग के सर्टिफिकेट पर मीसा भारती सांसद है। दूसरे किसी ने सर्टिफिकेट दिया क्या? अपना ही सर्टिफिकेट रिजाइन कर देते, फेंक देते, जला दें। देखें तो उनकी हिम्मत। इसी चुनाव आयोग के सर्टिफिकेट पर वो तो फर्जी प्रधानमंत्री बन गए हैं। तो फर्जी सांसद होंगे वो, फर्जी विधायक है तेजस्वी, फर्जी सांसद है मीसा भारती। अगर वो संस्था ही फर्जी है तो उसका द्वारा जारी किया गया हर एक चीज फर्जी होगी। इस पूरे बंदी के दौरान एक बात निकल कर सामने आया, पूरा बाल साफ करो, एक नारा लगता है और नारा लगने के बाद कहीं ना कहीं राजनीति तेज तो होती है। भाजपा के आप नेता हैं, क्या कहेंगे ये जो मैसेज है, इस पर आपकी क्या राय हो?
देखिए, सोसाइटी को डिवाइड करने का, समाज को वर्गीकरण करके, और उसमें से कुछ जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं हम्म, उनको, उनका संहार करके, उनको किसी प्रकार से वर्गच्युत करके, उनको सत्ताच्युत करके, उनको बाकी व्यवस्थाओं से उनको हटा करके, उनको मार करके, ये फ्यूडल लोग का सोच है, रहा है, इतिहास में भी रहा है। जैसे हिटलर यहूदियों को मारना चाहता था, सबको मारा। जो ऑटोमन साम्राज्य है, अपने यहाँ से सबको खत्म किए, चाहे वो पारसी रहे, यहूदी रहे, सबको मारकर खत्म करने का चाहे। तो ये फ्यूडल लोग का थॉट है। ये लोग मूलतः जो पारिवारिक फ्यूडल है, राहुल गांधी भी पारिवारिक फ्यूडल है और तेजस्वी यादव भी पारिवारिक फ्यूडल है। तो इस प्रकार का वो लोग बयान देकर समाज को उकसाकर, उनके राज में हम लोगों ने देखा है किस प्रकार से उन लोगों ने नरसंहार का फेहरिस्त लगा दिया। आपको दलेलचक नरसंहार, बघौरा नरसंहार, आप लोग उस समय नहीं रहे होंगे, मैं बच्चा था, लेकिन स्वयं से ड्राइव करके, मैं 6th में पढ़ता था तो भी ड्राइव करके मैं दलेलचक बघौरा गया था। इतने गरीब लोग थे, कोई ऐसा लाश नहीं था जिस पर पेवन सटा हुआ कपड़ा नहीं था। पेवन समझते हैं ना, सीला हुआ ऊपर से जो स्टिच रिपेयर किया हुआ कपड़ा रहता है, कोई ऐसा लाश नहीं था। तो ये लोगों ने सिर्फ इस आधार पर कि वो लोग किसी वर्ग विशेष, किसी जाति विशेष के लोग हैं, उनको मारना उचित समझा। और ये अपने जो अराजकतावादी शक्ति हैं, जो नीतीश राज में कहीं ना कहीं छिप कर निर्वासित जीवन बिता रहे हैं, उनको यह विश्वास दिला रहे हैं कि हम लोग अभी जिंदा हैं, चिंता मत करो, सत्ता में आएंगे तो तुम लोग को फिर से इन लोगों को काटने का अवसर देंगे। अनिल सिंह जी, 2025 है, विधानसभा का चुनाव है। एनडीए औरंगाबाद के सभी 6 सीटें हार चुकी है। क्या लग रहा है, इस बार कमबैक होगा या जिस तरीके के दावे हैं महागठबंधन के, फिर से एक बार एनडीए का लुटिया डूबेगी? नहीं, पिछले बार परिस्थितियां कुछ अलग थी और उस समय गठबंधन का स्वरूप भी अलग था। और यहाँ पर जो डेमोग्राफिक चेंज है, यहाँ पर नक्सली तत्वों का, वो निर्वासित नक्सली तत्व वापस आ गए थे चुनाव के दिन, फिर वो पहाड़ धर लिए थे या सोन का तट धर लिए थे। यहाँ पर एक बहुत बड़ा नक्सली गुट हुआ करता था माले, उसका एक राजनीतिक स्वरूप आ गया है, मालूम ही है आपको। उन तो लोगों वो हावी हो गया एनडीए पर, तो इस बार हावी नहीं होगा? इस बार नहीं होगा। और इस बार मेरा पूरा विश्वास है कि शायद आरजेडी और ये जो महागठबंधन है, कांग्रेस जो गठबंधन है, ये लोग शून्य पर आउट होने वाले हैं, शून्य पे आउट हो जाए। बिल्कुल। किस आधार पे एनडीए यहाँ पर जीतेगी चुनाव? गठबंधन का स्वरूप बदला है, एनडीए का वोट लॉग हम लोग देख रहे हैं। वोट चंक जो है यहाँ पर इन लोगों ने इस प्रकार से वर्गीत कर दिया, पहले से कर दिया कि फलाना 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 लोग जो है सो हमारे साथ रहेंगे, फलाना फलाना लोग जो है एक्सक्लूडेड है। तो जिन लोगों को हाथ में लूटने का, काटने का, जंगल काटने का, कथ व्यवसाय करने का, लेवी लेने का जो एक वर्ग है, वो वर्ग जो है उनके साथ रहेगा, राष्ट्र विरोधी तत्व उनके साथ रहेंगे। लेकिन एक बात जान जाइए, हमेशा समाज में आदि काल से अच्छे लोगों की संख्या ज्यादा रही है और बुरे लोगों की संख्या कम रही है। भले अच्छे लोग अधिकतर चुप रहते हैं, शांतिपूर्वक जीवन उठाते हैं, निभाते हैं, चलाते हैं और हथियार नहीं उठाते हैं। हमारा देश सहिष्णुता का देश है, उसका ये लोग जो अराजक तत्व हैं, जो एक कुरीति वाले तत्व हैं, उसका लाभ उठाते हैं और इसी प्रकार से समाज पर अत्याचार करते हैं। 28% 30% वोट लेकर ये लोग सत्ता में आना चाहते हैं और बाकी लेकिन 72% लोग इनके विरोध में। उसका एकीकरण हो गया है आदरणीय नीतीश जी, आदरणीय सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में। एक सवाल, तेजस्वी लगातार जो ये दावा कर रहे हैं कि हमने जो कहा सरकार कॉपी कर रही है, माई बहन मान योजना को 2500 देने का वादा कर रहे हैं, वृद्धा पेंशन बोले थे 1500, 1100 पे आप लोग आ गए, तो तेजस्वी को फॉलो कर रही है एनडीए सरकार? नहीं, देखिए, सोशल सिक्योरिटी किसी भी डेमोक्रेटिक स्टेट का ये नॉर्मल मतलब वे ऑफ प्रोसीजरल वर्क है। मतलब मान रहे हैं कि तेजस्वी की नीति जो है वो सही है? तेजस्वी की नीति का विषय नहीं है। हाँ। ये डेमोक्रेटिक सिस्टम में सोशल सिक्योरिटी एक अभिन्न अंग है। इवन अमेरिका में सोशल सिक्योरिटी है, जो विश्व का एक डेवलप्ड स्टेट में माना जाता है, डेवलप्ड नेशन है। तो सोशल सिक्योरिटी है, उसमें कुछ कुछ बात बोल सकते हैं ऐसा भी
जैसे चुनाव प्रक्रिया में वो भी भाग लेते हैं, चुनाव प्रक्रिया में हम भी भाग लेते हैं, तो हम ऐसा थोड़ा ही कह सकते हैं कि हम तेजस्वी को फॉलो कर रहे हैं या हम नेहरू को फॉलो कर रहे हैं। हमारा जो पार्टी ही बना भारतीय जनता पार्टी 1980 में बना, तो आप कहिएगा कि आप पार्टी पहले कांग्रेस बनी आप फॉलो कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। हम लोगों का अलग से है। तेजस्वी की भी जो प्लानिंग है बिहार को लेकर के जो कर रहे हैं, वादा कर रहे हैं, वो सही है, तभी तो एनडीए मान रही है उनकी बातों को। तेजस्वी के पास कहाँ कोई प्लानिंग है, वो विजनरी कहाँ कह रहे हैं कि 2500 देंगे, कौन 200 यूनिट बिजली फ्री कर देंगे, 500 रुपए गैस सिलेंडर कर ये देंगे। कौन सी नई बात है, कई स्टेट में बिजली फ्री है। तो सवाल यही है कि आखिरकार जब तेजस्वी ये बात दावा कर रहे हैं कि हम 2500 देंगे, हम 200 यूनिट बिजली फ्री कर देंगे, 500 रुपए गैस सिलेंडर कर देंगे, एनडीए सरकार क्यों नहीं कर रही है बिहार में? जब ऑप्शन है आपके पास तो। आपको सोशल वेलफेयर में और ब्राइब्रोक्रेसी में अंतर समझना पड़ेगा। ये जो घूस तंत्र है उसी से वो पले बढ़े हैं और वही उनको समझ में आता है। दूसरी बात यह है, बिहार का बजट आप देखेंगे, जितना तेजस्वी बोल रहे हैं, यहाँ योजना मद में और गैर योजना मद में कितना पैसा चाहिए। अगर ये पूरा अभी जो बिहार का वर्तमान बजट है, उस बजट को जब तक आप इंक्रीज नहीं करेंगे, अगर अभी हम कह दें आपको कि हम औरंगाबाद का कलेक्टेरिएट तेजस्वी जी के आदेश पर हम औरंगाबाद का कलेक्टेरिएट राज पाठक को लिख रहे हैं, आप खुश हो सकते हैं, लेकिन क्या वह संभव है? नहीं, संभव नहीं हो जाता है ना। एक मिनट, संभव तो तब हो जाता है जब आप वृद्धा पेंशन अचानक 1100 कर देते हैं। पहले से क्यों नहीं कर रहे थे? तेजस्वी यही तो कर रहे हैं कि अब नौकरी कहाँ से आ गया? वृद्धा पेंशन पहले आप कह रहे थे कि 10 लाख कहाँ से नौकरी देगा, अब जब हम दे रहे थे तो कह रहे हैं कि अच्छा, वृद्धा पेंशन जब चालू हुआ था तो कितने रुपए का था? हाँ, आपको बताइए। नहीं आप बताइए, लेकिन आप बताइए कि 1100 हो सकता है, तो अब नहीं आप ये घुमाइए मत कि हम वो कलेक्ट्रेट किसी के नाम कर दिए। नहीं, अगर ऑप्शन है, बिहार सरकार के पास बजट बढ़ जा रहा है वृद्धा पेंशन बढ़ाने के लिए, वो तमाम योजनाओं पे बजट नहीं बढ़ रहा है, हाँ, उस बजट की सीमा में आ जा रहा है। इस साल का रेवेन्यू जनरेशन जो उन्होंने देखा होगा उसमें वो चीज आ सकती है, तो उन्होंने कर दिया 2500 रुपया वाला, उसके लिए रेवेन्यू जनरेशन करना पड़ेगा, तभी वो इम्प्लीमेंट हो सकता है, चाहे सरकार किसी की भी। अगर रेवेन्यू को आगे नहीं बढ़ाया, डबल इंजन की सरकार सोचेगी इसमें। बिल्कुल डबल इंजन की सरकार इससे बेटर सोचेगी। हम लोग को सबसे पहले डेवलपमेंट के लिए होना क्या चाहिए? डेवलपमेंट के लिए सबसे पहले होना चाहिए पीसफुल एनवायरनमेंट, सेफ्टी ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, जो राजद का शासन काल में ये साबित हो गया है कि नहीं हो सकता है। तो किसी प्रकार का जो इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ पर राजद शासन काल में नहीं हो सकता है। जब राजद शासन काल में इन्वेस्टमेंट नहीं होगा तो रेवेन्यू जनरेशन भी नहीं होगा। इसलिए जो ये वादा कर रहे हैं ये सब ढकोसलेबाजी वाली वादा है। ये सब होने को नहीं है। तेजस्वी को मौत होती है, हत्या की जाती है, और तेजस्वी लगातार आरोप लगा रहे हैं कि रोजाना हत्या हो रही है, रोजाना महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, सरकार चुप है। नीतीश कुमार के स्वास्थ्य पर भी सवाल है। मानते हैं आप कि थोड़ा सा सरकार को इस पर एक्टिव होना चाहिए, कानून व्यवस्था पर? देखिए, सरकार कानून व्यवस्था पर लगातार सजग है। जहां तक मिसफॉर्चून है कि दुर्घटना होने का, दुर्घटना है, ये गोपाल खेमका की मौत दुर्घटना है, बिल्कुल दुर्घटना बस हुई है, बहुत बेकार बात है, उसकी भर्त्सना की जानी चाहिए। तो ये जो वो आपस में जो राइवलरी रहता है किसी संपातिक विवाद कारण से, वो हर एक गांव में हर एक कालखंड में हो सकता है। लेकिन जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है जिसको कहते हैं कि लेवी वसूलना, एक संगठन बना के पूरा सांगठनिक रूप से क्राइम करना, पूरा गैंग बना के क्राइम करना, वो बिहार में खत्म। अगर किसी ने किया, उसी दूसरे दिन आदरणीय सम्राट चौधरी जी ने कहा कि जिन लोगों ने गोली चलाई है पुलिस उनके सीने में गोली मारेगी। और जो एक आदमी ने हिम्मत किया हथियार उठाने का, आपको मालूम है कि उसको इनकाउंटर किया गया। ये राजद शासन काल में नहीं संभव था। उस समय तो किडनैपर सीएम हाउस में मिलते थे, एजेंसियां बंद हो जाया करती थी। कितने गाड़ी की एजेंसी, गया तक की एजेंसी बंद हो गई। कितने लोगों ने, पूरा बंगाली कॉलोनी गया का खाली हो गया। कौन नहीं जानता इन सब बातों को? पूरा ये अराजक तत्व लोग हैं, इनको कोई मतलब नहीं है किसी सिद्धांत से, किसी विचारधारा से, ना इनको समझ है बजट का, ना रेवेन्यू का, कोई चीज का समझ नहीं है इनको। इनको कैलकुलेशन करने बोलिए ना कि कितने करोड़ लोग हैं जिनको आप 2500 रुपया देने जाते हैं। और आप जब थे सरकार में, फाइनेंस आप देख रहे थे, आप डिप्टी सीएम थे, तो आप पता कीजिए कि आपके पास कितना था पैसा।
और पैसा था तो आपका बजट कितना था उसमें जोड़, अरे कुछ नहीं आता तो वो कैलकुलेटर तो खरीद ले, अपने से जोड़ने नहीं आता। सवाल, कैलकुलेटर की बात कर रहे हैं, बिहार में प्रशांत किशोर घूम रहे हैं, वो भी इसी कैलकुलेटर को लेकर के कह रहे हैं। प्रशांत किशोर पर महागठबंधन आरोप लगता है कि एनडीए के बी टीम है। मानते हैं आप कि आपने कहीं ना कहीं छोड़ दिया है क्योंकि बस हमारे लिए फील्डिंग करिए? प्रशांत किशोर को चुनौती मानते हैं या मौका, ये बताइए। हम ना इसको चुनौती मानते हैं ना इसको मौका मानते हैं, हम प्रशांत किशोर को अप्रासंगिक व्यक्ति मानते हैं। प्रशांत किशोर से उनकी बातचीत होती होगी इसलिए वो कहे होंगे। भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता की बातचीत प्रशांत किशोर से नहीं होती है। कद प्रधानमंत्री बनाए हम, सीएम बनाए हम प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर ने सारे विचारधाराओं के साथ काम किया है और वो पेड वर्कर के रूप में काम किए हैं और उनके विचारों के प्रति उनकी कोई निष्ठा नहीं। वो स्वयं भी कहते हैं कि हम कोई विचार उचार लेकर नहीं चलते। उनके पार्टी में जैसे जैसे लोग ज्वाइन किए हैं, मैं तो नाम से गिना सकता हूँ, औरंगाबाद में 10 ऐसे हैं कि जो लोग क्राइम में इन्वॉल्व हैं, उन पर केस हुआ है, हत्या का केस हुआ है, फिरौती का केस हुआ है और वो प्रशांत किशोर के पार्टी में। प्रशांत किशोर का काम पस कार्यकर्ता नहीं है, वो पेड वर्कर को लाकर वो काम कराते हैं। यहाँ पर कोई ऐसा संस्था नहीं होगा, होटल नहीं होगा, टैक्सी वाला नहीं होगा जिसको प्रशांत किशोर ने पेमेंट के लिए रुला नहीं दिया। तो इसलिए प्रशांत किशोर जो है सो अप्रासंगिक व्यक्ति है और इस बिहारी राजनीतिक व्यवस्था में वो एक अवांछित तत्व है। एक सवाल आपसे लेंगे, औरंगाबाद विधानसभा में आप भावी प्रत्याशी के तौर पे हैं, लेकिन कांग्रेस के विधायक आनंद शंकर सिंह जो औरंगाबाद में दंगा हुआ 2018 में, उसको लेकर के भी कहीं ना कहीं इसके पीछे का जो षड्यंत्र है वो भाजपा पर लगाते हैं। आप भी उसमें थे और कहीं ना कहीं आप पर भी आरोप लगा था जिसकी वजह से आप जेल भी गए। क्या मामला था? क्या आप मानते हैं कि वो जो उस समय कार्रवाई की गई आप निर्दोष थे या वाकई में भाजपा की षड्यंत्र थी? क्या कहेंगे? देखिए, वो घटना 2 दिन की है। पहला दिन मैं बालूगंज कोड़ियारी में था, उसका वीडियो और ये लाइव सब कुछ अपलोड है। जिस दिन ये दंगा इंस्टिगेट हुआ, इंस्टिगेट पहला दिन से हुआ, नावाडी के मार से हुआ। तो आपको यह तय करना होगा कि नावाडी में गए कौन थे बाइक से? अनिल सिंह तो नहीं था। और क्या आनंद शंकर के भाई भतीजे जेल नहीं गए? जेल तो कोई जा सकता है, लेकिन न्यायालय ने उचित मानकर हम लोगों को बेल भी दिया और हम लोग बरी भी होंगे। हाई कोर्ट ने अमलगेट करने का भी ऑर्डर किया था कि अमलगेट कर देंगे। अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि लोअर कोर्ट अमलगेट करेगा। जानबूझ के उसको भड़काया गया था दंगा को, मानते हैं? ये तो आनंद शंकर के भाई भतीजे ही बता सकते हैं क्योंकि उन्हीं के लोग शामिल थे। भाजपा पे आरोप लगा रहे हैं वो भी साजिश के तहत। भाजपा क्यों करे? भाजपा सरकार को फायदा होता है इससे, उनका आरोप है। भाजपा बहुत शांति प्रिय, राष्ट्रवाद में विकास करने वाली, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने हम लोगों को एक सूत्र बता दिया है, हम लोग उस पर काम करते हैं। अब कौन क्या करता है, मैंने तो आपके लाइव डिबेट में कहा था कि औरंगाबाद में आनंद शंकर नाम का अगर तत्व जीतेगा तो औरंगाबाद में अराजकता फैलेगी और दुकानदारों से रंगदारी टैक्स। 2020 चुनाव जीत चुके हैं, आपको मालूम होना चाहिए। उसी दंगा के बाद वो बोले कि हमको तो फायदा हुआ, हम तो जनता हमारे साथ रही, जो चाह रहे थे लोग। आप ऐसी बात बोल रहे हैं कि आपको मालूम होना चाहिए। मुझे मालूम है भाई, मुझे ज्ञानवर्धन ऐसा थोड़ा ही कि सारे ज्ञान के लिए मैं आप कह रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि मैंने डिबेट के मंच पे कहा था कि आनंद शंकर जीतेगा। मेरा वर्ड कंप्लीट होने दिए, लेट मी कंप्लीट। बिल्कुल। बीच में काटने से नैरेटिव कट जाता है। मैंने मंच पे कहा था कि आनंद शंकर अगर विधायक बनेंगे तो औरंगाबाद में अराजकता बढ़ेगी। 15 में भी कहा था, 20 में भी कहा और औरंगाबाद 15 में ही कहा था मैंने। और औरंगाबाद में रंगदारी टैक्स उठने लगेगा। लेकिन आनंद शंकर मैनेजमेंट के प्रबंधन के छात्र हैं, वो रंगदारी टैक्स वैसा छोटा मोटा चीज में नहीं फंसे। अपने भाई भतीजों को बालू उठाने में, प्राकृतिक टैक्स उठाने में लगा दिए और इसका छापा भी पड़ा, वो FIR भी है। ठीक है, उनका नाम प्रत्यक्ष रूप से शामिल नहीं है, लेकिन जो लोग शामिल हैं, जहां से रिकवर हुआ, और नेशनल हाईवे का छड़ भी उनके गांव से रिकवर हो रहा है। नहीं हो रहा है तो बताइए, उस विषय को तो अप्लाई नहीं। गांव में हो रहा है तो विधायक जी करा दिए। वो तो पूछ रहे हैं कि गांव में कुछ होगा तो हम करा रहे हैं। ये लोग बाकी श्रेय उनका, मतलब बेटा हुआ तो मेरा, बेटी हुई थी तुम्हारी। हाँ, ये जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है, उनका भाई भतीजा उनके नाम पर
इधर उधर घूमता है कि नहीं, और बालू की जो लड़ाई हुई थी बगल के भरथौली के गांव के लड़कों से, उसमें टोटल इनका भाई भतीजा था कि नहीं, ये ज्वाइंट फैमिली में है कि नहीं, या कसम गीता पर खाकर कहें कि अगले चुनाव में या पिछले चुनाव में या उसके पिछले चुनाव में इनके वही भाई भतीजा गांव पे और बूथों पे और बाकी राजनीतिक कार्यकर्ता की तरह काम करते हैं कि नहीं। हमको तो धर्म शास्त्र को मानते हैं कानून से ज्यादा। अपने बच्चों के सर पे गीता रखकर ये लोग कसम खा जाएं, जिनके घर में छापा पड़ा है कि हमको आनंद शंकर से कोई मतलब नहीं, हम कहीं इनके जेनोलॉजिकल टेबल में नहीं आते और हमने इनका कभी मदद नहीं किया और भविष्य में कभी मदद नहीं करेंगे। खा जाए कसम, मैं चैलेंज फेंक रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से। ये जो है सो ये सब डिफेंसिव मोड है, ये सब एविडेंस के ग्राउंड पर बचाव के तर्क है कि मेरे अगेंस्ट में एविडेंस नहीं है। तो कोई बड़ा क्रिमिनल अपने से नहीं अपने गुर्गे पालता है, इन्होंने गुर्गे नहीं पाले, अपने भाई भतीजे से करा रहे। आप मानते हैं कि वो जो दंगा में आपका नाम आया कहीं ना कहीं गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया, या वो दंगा में तो मैं बिल्कुल एसडीओ, एसपी और एडीजे लॉ एंड ऑर्डर उस समय जो थे आलोक राज, उनके साथ बैठ के वहां पर सर्किट हाउस में मैं उनसे चर्चा कर रहा था। फिर मैं वहां पर थाने पे मैं गया, थाने पे मुझे जेल नहीं भेजा गया, कहा गया कि आप जाओ, मैं चला गया। उसके बाद मुझे फरारी घोषित करके 61वां नंबर का अभियुक्त हूं मैं। आप एफआईआर आपके पास नहीं होगा तो मैं दूंगा, मेरे पास है 61वां नंबर का अभियुक्त हूं मैं। लेकिन मुझे कहा गया कि मुख्य आरोपी इसलिए क्योंकि मेरे तर्कों का काट इनके पास नहीं रहता है, तो इनको किसी न किसी तरह से फंसाओ। अब इसमें किसकी साजिश है, क्या साजिश है, वो न्यायालय के समक्ष जब चार्जशीट प्रोड्यूस करेंगे पुलिस वाले तो देखेंगे। औरंगाबाद विधानसभा से ही सवाल लेंगे। आप चुनाव लड़ना चाहते हैं, भाजपा के कदावर नेता हैं, पिछले कई सालों से भाजपा के साथ जुड़े हुए हैं, क्या कुछ प्राथमिकता होंगी? क्या लग रहा है कि ये काम नहीं हुआ जो अनिल सिंह को मिलेगा मौका तो कराएंगे? देखिए, अभी तक हम लोगों के जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे वो पूर्व मंत्री जी आदरणीय रामाधार सिंह जी थे, और उन्होंने बहुत सा काम किया था। उनके सब समय के बनाए हुए सड़क इत्यादि टूट गए हैं, लेकिन अभी बहुत बेसिक फंडामेंटल जो चीजें हैं, जैसे मैं बताऊं कि बजट में, तो बिहार के बजट में जो कटौती प्रस्ताव आना चाहिए था औरंगाबाद के हित में, वो कभी नहीं आया। और जो बजट का अध्ययन करने का बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि शायद इस दक्षिण बिहार के किसी विधायक शायद इस तरफ गया, खास करके मगध में, वो है ही नहीं, कंसेप्ट ही नहीं। थोड़ा सा नालंदा में काम होता है, और बजट का अधिकांश भाग जो है सो उत्तर बिहार चला जाता है, आपको भी पता है। उसमें कैसे लाना, क्या ऐसा प्राइवेट मेंबर बिल लाना, क्या ऐसा हाउस में संकल्प लाना, वो सबका प्लानिंग, ड्राफ्टिंग, डाटाबेस मेरे पास तैयार है। ये औरंगाबाद का एक बुलंद आवाज बिहार विधानसभा में गूंजे, इस लालसा के साथ, चूंकि मैं रामाधार सिंह के बाद टिकट मांगने वालों में सबसे वरिष्ठतम भाजपाई हूं, बाकी सब मेरे बाद कभी ना कभी आए हैं, और कई बहुत लोग कर रहे हैं, दावा बहुत लोग कर रहे हैं, बहुत लोग कर रहे हैं, तो ये अच्छी बात है। इसका मतलब हमारे पार्टी में दम है, तब बहुत सारे लोग दावेदार है, वरना भारतवर्ष में तो 5000 से ऊपर पार्टियां हैं, उनको कैंडिडेट भी नहीं मिलता है। हमारे यहाँ जरूरत से ज्यादा दावेदार है, हमारे यहाँ कांग्रेस और राजद से ज्यादा दावेदार हैं भाजपा में। इसका मतलब भाजपा औरंगाबाद की सबसे सशक्त, मजबूत और जन संवेदनशील पार्टी है। पूर्व मंत्री भी दावा ठोक रहे हैं कि वो आएंगे, अगर वो आते हैं तो अनिल सिंह क्या करेंगे? चुनाव लड़ेंगे? पार्टी वो का विषय नहीं, पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो जो निर्णय करती है, एक कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में सारे लोग उसको स्वीकार करते हैं। तो जो पार्टी कहेगी वही कहेंगे। हम भी तो पार्टी से टिकट मांग रहे हैं ना, हम कहाँ किसी से, यहाँ के जो स्थानीय नेता जो हैं, जो ठेकेदारी रंगदारी करके किसी प्रकार राजनीति में आना चाहते हैं, कोई बालू बेच के आना चाहता है, कोई टेम्पू बेच के आना चाहता है, एक कार्यक्रम का जिसने संयोजन नहीं किया वो भी विधायकी का सपना देख रहा है। अरे भाई, जाके पैर ना फटे बवाई ते का जाने पीर पर आई। जो जनता के बीच में रहकर संघर्ष नहीं किया, मैंने पुलिस का लाठी खाया है, मैंने पीठ पर राइफल का कुंदा खाया है, आज तक दर्द होता है। मैं फुटपाथियों के साथ संघर्ष में रहता हूं, मैंने किसानों का न्यूनतम मूल्य निर्धारण का लड़ाई किया जो 2140 हुआ, आज तक एक ने एक पत्र नहीं लिखा। राष्ट्रीय मूल्य निर्धारण समिति जो है वो उसको एक पत्र नहीं लिखा, मैंने लिखा, मेरे पास सब रिकॉर्ड में है। मैं पब्लिश भी करूंगा कभी आप लोग के सामने, हो सकता है अगले 2-3 दिन में ही पब्लिश करूंगा। अदरी नदी मर रही थी,
आप गवाह हैं, आपने कवर किया है। अदरी नदी का संक्रमण से, अतिक्रमण से कैसे बचाया जाए, अदरी अविरल निर्मल कैसे बहा जाए, उसके उद्गम से लेकर उसके संगम तक की पदयात्रा मैं और मेरे साथियों ने की। उसमें कई लोग थे, वृद्ध लोग थे, तुलसी बाबू जैसे वृद्ध लोग थे, उसमें सुनील भाई जैसे लोग थे, उसमें विक्रांत प्रताप सिंह जैसे लोग थे, उसमें सुमन अग्रवाल जैसी लोग थी, उसमें आरजेडी के भी लोग थे, उसमें माले के भी लोग थे। उन लोगों को भी, जो उसके नेता है, उन लोगों को समझना चाहिए कि कितना जीवन से जुड़ा हुआ मुद्दा है। औरंगाबाद शहर के अंडरग्राउंड वाटर को बचाना है तो आपको अदरी के बेट को प्राथमिकता के तौर पर, और दूसरा बटाने के बेट को बचाना होगा। आनंद शंकर से यह पूछिए ना कि उनके गांव में फ्लोराइड जो है अतिरेक मात्रा में है। उनके गांव के लोग को फ्लोराइड से तरह तरह की बीमारियां हो रही है। जगदीश भैया मरते सेप्टिक्सीमिया हो गया, देखने नहीं गए उनको अभी तक। वो अपने गांव का जो भला नहीं कर सका स्वास्थ्य का, अपने परिवार के बाहर जो नहीं देख पाता है, वो समाज और राष्ट्र का क्या भला करेगा। फेलियर विधायक के रूप में मैं आनंद शंकर को मानता हूँ। चलिए, बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपने जुड़ने के लिए। अनिल सिंह जी हमारे साथ में थे, भाजपा के कद्दावर नेता, कहिए फायर ब्रांड नेता, और औरंगाबाद विधानसभा के भावी प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं। टिकट की चाहत में है भाजपा की तरफ से, किसे मिलता है ये तो समय पे है। लगातार इस तरीके की खबरें हम आपको देते रहेंगे। देखते रहिए बुलेट न्यूज टीवी। धन्यवाद।